इज इट पॉसिबल कि लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ ला सकती है? लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ ला सकती है। आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि हमें कंपनी में ही एक्सपेंशन करने के लिए आईपीओ कर सकते हैं। इंडियन कैपिटल मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बियॉन्ड 15%। आईपीओ में कोई सब्सिडी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर गोइंग फॉर द इक्विटी फॉर द आईपीओ। तो आईपीओ का प्रोसेस इज मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम इट कैन बी 12 मंथ्स। है कि अगर आप लेट में डिफॉल्ट करेंगे तो आपकी सारी एसेट बैंक में अटैच हो जाएगी। Welcome to the second episode. It's very interesting subject, which IPO recording. And fortunately, we have with us CACMA आलोक शाह सर। सर, एक कंपनी में जब शुरुआत होती है तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट चाहिए, आईपीओ कंसल्टेंट चाहिए, ऑडिटर चाहिए। तो ये सभी चीज़ एक ही जन के पास है, वो है CACMA आलोक शाह सर। सो वेलकम टू आवर रिव्यू second episode. थैंक यू। सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वेश्चंस, बहुत सारे कंपनी को भी पता नहीं है आईपीओ क्या है। तो सर, थोड़ा हमारी ऑडियंस को आप बता पाएंगे आईपीओ क्या होता है? थैंक यू मेहर। आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल आईपीओ बहुत ही चर्चा में है। आईपीओ को हम अगर डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार मार्केट से फंड उठाना चाहती है इक्विटी कैपिटल, मेनली इक्विटी कैपिटल के फॉर्म में, तो हम उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के तौर पर जानते हैं। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उस कंपनी को जाना जाता है, या तो वो कंपनी जाती है कि जिसके पास में एक अपना कंपनी का नाम है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और उस कंपनी को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उस कंपनी का आईपीओ आने की पूरी संभावना रहती है और उस कंपनी को आईपीओ में अच्छा प्रतिशत मिलता है। तो सर, ये आईपीओ का रेज करने का मेन बेनिफिट क्या रहता है? प्रोसेस क्या होता है सर? आईपीओ का प्रोसेस एक अपने आप में काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है। हर कंपनी को प्री आईपीओ प्रिपरेशन जिसे हम कहते हैं, हम लोग कई कंपनियों में आईपीओ एडवाइजरी सर्विसेज का काम करते हैं। तो वहाँ हम कंपनी को बताते हैं कि आपकी कंपनी अगर आज से 6 महीने के बाद में आईपीओ का प्लान कर रही है तो आईपीओ का प्रोसेस आपको 6 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए। सो वी कॉल दैट इज अ टिपिकली प्री आईपीओ प्रिपरेशन, एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ द कंसल्टेंट कम्स। सबसे पहले आपको एक अच्छा अपना आईपीओ एडवाइज़र आइडेंटिफाई करना है, जो आपको एज ए प्रमोटर समझे, जो आपकी कंपनी को अच्छी तरीके से और ज़्यादा समझे, आपके प्रोडक्ट्स की उसको जानकारी हो। आईपीओ के लिए सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम ऐसा कहते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कि जिस तरीके से कंपनी अपनी भाषा अगर बोलना चाहती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो के माध्यम से कंपनी अपनी भाषा बोलती है और कंपनी स्पीक्स थ्रू इट। उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से वो दिखना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल, पर कई बार क्या होता है कि कंपनी कई चीज़ें शॉर्टकट अपनाने के लिए या कई बार अपना एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताने के लिए प्रॉफिट को सप्रेस करती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से नहीं बताती है। तो उस चीज़ का भी हम गाइडेंस कंपनी को करते हैं और हम कंपनी को बताते हैं कि वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जैसे ही आपका आईपीओ एडवाइज़र अपॉइंट होता है, उसके बाद का दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी जो टीम है कंपनी की, वो एक प्रोफेशनल टीम खड़ी करनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की, जो एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको अकाउंट्स के बारे में सारी चीज़ें मालूम हो, जो कंप्लायंस समझ सकता हो, जो कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरीके से जानता हो। सो कंपनी वुड ऑल्सो रिक्वायर अ गुड कंपनी सेक्रेटरी कि जो आईपीओ या लिस्टेड एंटिटी का जिसने काम हैंडल किया हो, उस तरीके के कंपनी सेक्रेटरी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी।
थर्ड स्टेप इज बेसिकली कि आपको एक्चुअली मर्चेंट बैंकर एक अच्छा अपॉइंट करना चाहिए। मर्चेंट बैंकर कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज एंड सेबी उसके बीच की एक लिंक होती है, वो पूरा आईपीओ ड्राइव करता है कि फंड कब कैसे किस वैल्यू पर कंपनी का फंड रेज हो पाएगा, क्या वैल्यू में कंपनी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकती है, रोड शो कैसे करने हैं। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी लीगल एडवाइज़र्स की। लीगल एडवाइज़र्स आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस करेंगे और वो कंपनी में कहीं कोई भी हिडन या कंटिजेंट लायबिलिटीज़ है या कहाँ कंपनी ने कोई नॉन कॉम्प्लायंस किए हुए है, वो सारी सब चीज़ें काफ़ी बारीकाई से दे विल लुक थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास एंड दे विल ऑल्सो ट्राई टू इवेल्युएट कि हमें कंपनी में कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमसे छूट जा रही है, कहीं कोई कंप्लायंस, कहीं कोई फॉर्म फाइलिंग, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्चुअल डिफ़ॉल्ट। तो वो सारी सब चीज़ों को कंपनी को अपने आप में उस तरीके से डालना चाहिए कि ये सारी सब चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्लोज हो। अगर उनका कहीं नॉन कॉम्प्लायंस पास्ट में हुआ है तो वो, और फर्दर उसकी जो पेनल्टी या उसके जो इम्प्लीकेशन है उसको कंप्लाई करके कंपनी उसमें से बाहर आ सके। अभी मैं आपको बताऊं, एक रिसेंटली हमारे क्लाइंट कंपनी ने DRHP के लिए एक बहुत ही अच्छे मर्चेंट बैंकर के थ्रू पेपर्स फाइल कर दिए। उसके बाद में उस तरीके की एक सिचुएशन अचानक खड़ी हो गई कि उस कंपनी में प्रमोटर्स ग्रुप की एक फैमिली मेंबर के पास में कोई एक कोर्ट का लीगल केस चल रहा था, वो उन्होंने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया। इसलिए कंपनी मेन बोर्ड पर आईपीओ में जाने वाली थी, DRHP फाइल हो चुका था, तो सेबी ने ये बोलकर DRHP वापस कर दिया कि आप इसको करेक्ट करके प्रॉपर डिस्क्लोजर करके और इसको रिजॉल्व करके फिर वापस से DRHP में आइए। कंपनी अच्छा कर रही थी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी थी, उसका मार्केट रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छा था, पर इस तरीके की कोई भी एक छोटी सी गलती कंपनी के लिए वो डिले हो गया और अब वापस से उनको रीसबमिट करने का आ रहा है। उसके बाद में लीगल टीम के बाद में आपको ज़रूरत पड़ती है एक्चुअली अंडरराइटर्स की। अंडरराइटर्स का काम ये होता है कि वो ये बताते हैं कि अगर कंपनी का आईपीओ किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं हुआ तो वो अंडरराइटर्स की जो एक ब्रोकिंग हाउस की तरह काम करते हैं, वो कंपनी को एक परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के सामने ये अंडरराइट करके देते हैं कि अगर आपका इशू नहीं सब्सक्राइब हुआ तो हम ले लेंगे। फिर उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है एंकर इन्वेस्टर। आईपीओ अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मुझे मालूम है कि हमारी जो ये छोटी सी बात चल रही है उसमें मैं शायद सारे पॉइंट कवर नहीं भी कर पाऊँ, पर मैं ब्रॉडली सारे मेजर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एंकर इन्वेस्टर का एक रोल ये होता है कि एंकर इन्वेस्टर आपकी कंपनी में एक कन्विक्शन रखकर अपना एक मेजर स्टेक डालता है। वो एंकर इन्वेस्टर HNI भी हो सकता है, एंकर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकता है, या एंकर इन्वेस्टर एक ओवरसीज FII भी हो सकता है। कई बड़े इश्यूज़ में एंकर इन्वेस्टर्स का रोल इतना अच्छा होता है कि वो एंकर इन्वेस्टर की वजह से जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद प्रोसेस में आता है रोड शो। अब रोड शो को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि प्रमोटर को रोड पर खड़े होकर चिल्लाना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दर्शक मित्रों को मैं ये बताना चाहूँगा कि रोड शो का मतलब ये होता है कि वो जाके ब्रोकिंग हाउस को या ऐसे इन्वेस्टर्स को मिले कि जिनका खुद का पब्लिक कनेक्ट खूब अच्छा होता है, और वो लोग कंपनी के बिहाफ पर, मर्चेंट बैंकर के बिहाफ पर उस पब्लिक आईपीओ की मार्केटिंग करते हैं। और लास्ट एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपको एक अच्छा ऑडिटर फर्म भी चाहिए कि जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, जिसको पीयर रिव्यूड फर्म होनी चाहिए। ये सारी बातें एक आईपीओ के प्रोसेस में ज़रूरी है। पीयर रिव्यू फर्म बड़ी कंपलसरी फर्म रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उनका एक काम यह होता है कि जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कन्वर्ज करके उसको रीस्टेट करना होता है, तो वो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। सर, आपने अभी बताया कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट बराबर रिपोर्ट नहीं करते लोग,
इज इट पॉसिबल कि लॉस मेकिंग कंपनी भी आईपीओ ला सकती है? मेरा मानना ऐसा है कि लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ ला सकती है, क्योंकि जो सेबी के रिक्वायरमेंट है उसमें ऐसा है कि आपका लास्ट 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट आपका 15 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। पर सडनली हम सभी के माइंड में आता है कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ये तो लाखों हजारों करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी, वो कैसे कंपनी आईपीओ ला सकती है। सो सेबी में ऐसा प्रावधान है और स्टॉक एक्सचेंज भी उसको मान्य रखते हैं और सारे इन्वेस्टर भी समझते हैं कि जो स्टार्टअप और टेक कंपनी होती है वो शुरू में लॉस करती है। तो इस कंपनी के लिए सेबी ने ऐसा प्रावधान किया है कि आप बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू, वेरिन योर रिक्वायरमेंट एंड द कंप्लायंस विल इंक्रीज, पर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू आप आईपीओ में जा सकते हैं। अगर आप बुक बिल्डिंग के थ्रू आईपीओ में जाते हैं तो आपका जो डीआरएचपी होता है, डीआरएचपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। वो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें जहाँ जहाँ कंपनी की कमियां हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो सारी सब हाईलाइटेड होती है और जैसे ही वो सेबी अप्रूव करती है तो वो बन जाता है RHP, मतलब रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। सेबी वेटिंग करके एक कार्ड देती है। कार्ड का मतलब है वो परमिशन होता है और वो परमिशन लेने के बाद में कंपनी 1 साल में कभी भी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। मैं वापस से दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कंपनी लॉस कर रही है पर आपकी कंपनी बहुत ही स्टार्टअप के तरीके से, या तो ऐसी एक टेक कंपनी है कि जिसकी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के मोड में है, तो उस पर्टिकुलर केस पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लॉस मेकिंग कंपनियों को भी ना मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए भी स्कोप है, आप आईपीओ में जाके पब्लिक फंड रेज कर सकते हैं। मैं एक और बात आपको बताना भूल गया कि आईपीओ का मतलब ये नहीं है कि हमें कंपनी में ही एक्सपांशन करने के लिए आईपीओ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ इसलिए कंपनी करती है कि किसी कंपनी में सक्सेशन, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स के बाद वाले लोग कंपनी में या तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते या उनके पास में अपने खुद के बच्चे या वो नहीं हैं, तो वो लोग ऑफर फॉर सेल OFS के लिए भी आईपीओ में जा सकते हैं। वेरी रिसेंटली वन ऑफ दी वेरी फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने पूरा आईपीओ OFS के लिए ही किया। तो उस तरीके के भी एग्जाम्पल है कि जहाँ अलग अलग आप देखेंगे, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री वेयर यू हैव ए ह्यूज स्कोप फॉर द पब्लिक मनी फंड रेजिंग, और एक अच्छी कंपनी एक अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ में अच्छे पर्पस के लिए, एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए, अपने इन्वेस्टर के लिए और प्रमोटर्स खुद के लिए एक फंड रेजिंग के साथ में एक अच्छा वैल्यू क्रिएशन कर सकती है। सर, जनरली आईपीओ हम स्टार्ट करते हैं और एंड तक कितना टाइम लेते हैं? हमारा मानना ऐसा है कि आईपीओ अगर आपको मेन बोर्ड में जाना है तो आईपीओ का प्रोसेस इज मिनिमम 6 months एंड मैक्सिमम इट कैन बी 12 months। व्हाई आई एम सेइंग 12 months? बिकॉज द होल प्रोसेस, जहाँ आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस होना है, मर्चेंट बैंकर भी आपका ड्यू डिलीजेंस करेगा, आपका ऑडिटर आके उसको रीस्टेटमेंट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी आपका आके कंप्लायंस देखेगा कि आपके सेक्रेटरियल कंप्लायंस प्रॉपर है या नहीं है, आपका जो एंकर इन्वेस्टर है वो कंपनी से मीटिंग करेगा, रोड शो होंगे, सेबी एक अपना 3 months to 4 months टाइम क्वेरी रेज करती है, फिर उसका रिस्पॉन्स करना होता है। ये सब प्रोसेस में मिनिमम 6 months to 12 months का टाइम लगता ही है। अगर आप SME प्लेटफॉर्म पर है, एक मेन बोर्ड है, एक SME क्या होता है वो भी आप जरा डिटेल में? हाँ, मैं ज़रूर बताऊंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है। वन स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज़ द ओल्डेस्ट, and another stock exchange is NSE, which is a national stock exchange, which has come before 25 or 30 years back. सेबी ने ये 2 स्टॉक एक्सचेंजेस को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के लिए रिकॉग्नाइज किया है और उनको उसके लिए ऑथोराइज किया है। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज के 2 प्लेटफॉर्म है। फर्दर वन इज़ ए मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में वो इशू आते हैं कि जो एक अपने साइज से बड़ी एक कंपनी होती है। दोनों में मेन बोर्ड होता है। NSE में भी मेन बोर्ड होता है
और BSE में भी मेन बोर्ड होता है। और इन दोनों एक्सचेंज को 10 साल पहले सेबी ने कहा कि आप अब छोटी कंपनी, मिड साइज कंपनी, SME का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटिटीज़ है, उनके लिए भी एक पब्लिक के माध्यम से लोग आए, इन्वेस्ट करें, एंड दे ऑल्सो गेट द हायर वैल्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट विच दे आर गोइंग टू मेक। तो उस तरीके से जो NSE का SME प्लेटफॉर्म है उसको हम कहते हैं NSE इमर्ज, और जो BSE का है उसका नाम है BSE SME प्लेटफॉर्म। सर इंडिया में ही होगी? मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगर आप मेरे से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं सभी मित्रों को बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर 2024 का साल इंडिया के लिए एक बड़ा अनूठा साल रहा कि जिसमें पूरी दुनिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ IPO, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, पर सबसे ज़्यादा IPO इंडिया में लॉन्च हुए, which is more than 300 IPOs, which is really a matter of proud। 2025 का साल डेफिनेटली छोटा रहा, पर जहां आपने मेरे से पूछा SME प्लेटफॉर्म, तो इंडिया में SME प्लेटफॉर्म इस तरीके का जो बना हुआ है वो दुनिया में कहीं नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा अब तो सेबी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए भी बात कर रही है और शुरू हो चुका है। कब चालू हुआ सर SME प्लेटफॉर्म? सो बेसिकली SME प्लेटफॉर्म शुरू हुए 10 साल ऑलरेडी खत्म हो गए। मोदी गवर्नमेंट के सो बेसिकली जिस तरीके से आप सभी को मालूम है कि ये जो गवर्नमेंट है वो अपने आप में गवर्नेंस में बिलीव करती है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव करती है। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक अपने आप में एक मीडिया है कि जिसकी वजह से पब्लिक का मनी कंपनीज में आता है और लोग और कंपनी दोनों एक साथ ग्रो हो सकते हैं। तो ये सरकार जो है वो ये सारी सब चीज़ों को एनकरेज करना चाहती है। सर ये IPO का कॉस्टिंग कितना रहता है? बहुत सारे डायरेक्टर या प्रमोटर को होता है कि IPO का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है विच इज कंपेयर टू डेट, तो आप जरा डिटेल में से बता पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि कई बार हम लोग कहीं भ्रांति में, जिसको बोलते हैं एक काल्पनिक या तो मिसकंसेप्शन कहेंगे आप उसको, वो एक चीज़ों से लोगों को बाहर आने की ज़रूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि डेट डेफिनेटली एक अच्छा मीडियम है, पर एक लेवल से बियॉन्ड अगर आप डेट रेज करते हैं तो वो कंपनी का रिस्क भी बढ़ाती है, कंपनी के लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि उतने क्योंकि आपको तो मालूम है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 या 3:1 से बढ़ जाएगा तो बैंक्स या NBFC आपको फंड नहीं देगा। तो जो इक्विटी मीडियम से आप अगर फंड रेज करना चाहते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट, लोग आपको कितना देना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्लस आपकी रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए, कंपनी एक्सपेंशन के लिए फंड रेज कर सकती है, कंपनी मर्जर एक्विजिशंस के लिए फंड रेज कर सकती है, कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज कर सकती है, कंपनी अपना प्रमोटर का पार्ट सेल शेयर करने के लिए भी फंड रेज कर सकती है। सो अलग अलग रीज़न से कंपनी फंड रेज कर सकती है, पर ये सारी चीज़ें आपको DRHP में जो आपका प्रॉस्पेक्टस है उसमें आपको बताना आवश्यक है। इट इज़ मैंडेटरी। आपको पूरा पर्पस डिफाइन करना होता है, आपको ये भी बताना होता है कि आप कौन से सप्लायर से कैसे कब लेंगे। अब मैं कॉस्ट पर आता हूँ, तो नॉर्मल कोर्स में ये मान के चलिए कि जो हम डेट फंड रेज करते हैं तो बैंक भी आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगाती है, आपको मॉर्गेज के लिए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने होते हैं, आपको वैल्यूएशन और स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो ये सारी सब चीज़ों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉस्ट रहती है। अगर आप मेरे से मोटा माटी पूछे कि कितनी कॉस्ट डेट की रहती है तो मेरे हिसाब से इट कैन रेंज फ्रॉम 2% to 4%। ये डेट की कॉस्ट रहती है। सम ऑफ दिस कॉस्ट इज हिडन। और डेट में एक और आपको रिस्क रहता है कि अगर आप डेट में डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपकी सारी एसेट बैंक में अटैच हो जाएंगे। अब मैं इक्विटी की कॉस्ट के बारे में, फंड रेजिंग IPO के बारे में बात करूँ। आप ये मान के चलिए कि जितना आपकी इश्यू साइज छोटी रहेगी उतनी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप और हम दोनों कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो हम समझते हैं कि फिक्स कॉस्ट है वो एक सेम रहेगी। अगर आपकी IPO की साइज़ 10-15 करोड़ ही है तो आपकी कॉस्टिंग 15 से 20% तक भी जा सकती है। पर अगर आपकी IPO की साइज़ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ के आसपास की है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कॉस्टिंग 7.5% से लेकर 10% रहेगी।
अगर आपकी आईपीओ की साइज 1000 करोड़ से बियॉन्ड है ओके तो आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली 5 से 6% तक भी आ सकती है. सो बिलीव मी, आईपीओ का काम किस तरीके से है कि सपोजिंग कल उठ के टाटा ग्रुप की किसी कंपनी को आईपीओ के लिए आना है तो उनके वहाँ मर्चेंट बैंकर की भी लाइन लगेगी, उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स भी लाइन लगा के अपना बेस्ट रेट देंगे, क्योंकि साइज आईपीओ की आपकी 25,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है. अभी रिसेंट पास्ट में हुंडई है, जोमेटो है, स्विगी ने सारे फंड रेज की है, तो उसमें आईपीओ की कॉस्ट आपकी 5% या 6% होती है. तो एज यू ग्रो बिगर, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली कॉस्ट इवन आउट हो जाती है. इट इज वन टाइम कॉस्ट. इट्स अ वन टाइम कॉस्ट. इसमें तो एवरी ईयर यू हैव टू स्पेंड 5. बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है कि डेट फंडिंग में आपको हर साल रिन्यूअल के टाइम पे, आपको एनहांसमेंट के टाइम पे आपको कॉस्टिंग लगती जाएगी और इंटरेस्ट रेट आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, जबकि यहाँ आपकी लिए वो एक बर्डन या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको डेट की इंटरेस्ट देनी है, ईएमआई आपकी आएगी तो ईएमआई भी आपको सर्व करनी है, वैसा कोई भी आपको बर्डन यहाँ नहीं रहता है. बहुत सारे प्रमोटर्स सोचते हैं कि मेरा स्टेक डाइल्यूट करने से मेरी ओनरशिप चली जाएगी. ऐसा मीथ मार्केट में बहुत है. हम जाते हैं उनके पास कि नहीं मुझे नहीं करना है, मेरा स्टेक चला जाएगा, मेरे पास ओनरशिप नहीं रहेगी. यू आर द वेल एक्सपीरियंस सर, तो आप बताइए सर इसमें क्या कर सकते हैं और प्रमोटर को हम कैसे गाइड कर सकते हैं. सो प्रमोटर्स कई बार एक अपना मेंटल ट्रॉमा लेकर चलते हैं कि भाई मेरा 100% ओनरशिप मेरी खुद की रहनी चाहिए. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मीथ बहुत गलत है, क्योंकि जब आप लोगों की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, आप मान के चलिए हम बहुत फेमस कंपनी के बारे में ही बात कर रहे हैं, रिलायंस है. यस सर. तो अगर रिलायंस के शेयर्स की वैल्यू पिछले 25 साल में जिस तरीके से बढ़ी, तो लोगों को जितना फायदा हुआ उससे कई गुना फायदा मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को. यस सर. तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो लोगों का भी ग्रोथ होगा और वाइस वर्सा. मिनिमम आपको 25% डाइल्यूट करना होता है, उससे ज्यादा आप डाइल्यूट कर सकते हैं. पर आप देखेंगे तो मोस्ट कंपनीज वो डाइल्यूट बिटवीन 25% to 30%. ओके सर. स्टिल 70% रिच. हाँ, आपके पास में 70% तो अपना खुद का स्टेक रखती है. और ये वाला जो कंट्रोल आपका जाता है, आप सारे डिसीजन से लेके सब चीजें अपने, बिकॉज के आपके पास में 51% से ज्यादा है, तो मेजोरिटी डिसीजन तो फिर भी आप करें. पर हाँ, ये एक बात जरूर सबको याद रखनी चाहिए कि जैसे ही आप लिस्टिंग के लिए जाते हैं तो आप पब्लिक स्क्रूटिनी में ओके. आपकी सारी मूवमेंट्स है, इंक्लूडिंग प्रोफेशनल मूवमेंट, वो सब लोग देख सकते हैं और उसको, उसके लिए उनका राइट है. रिपोर्टिंग मस्ट बी स्ट्रांग. उनको रिपोर्टिंग, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो ये बातें याद रखनी जरूरी है कि अगर आपकी पब्लिक कंपनी लिस्टेड के लिए जा रही है तो आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी कि जो पब्लिक का पहले भला सोचेगी या पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगी. प्लस आपको क्वार्टरली आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करने पड़ेंगे, आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बताना पड़ेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं अच्छा कर पा रहे हैं. कई बार ये भी होता है कि अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपके शेयर के प्राइसेस डाउन डिक्लाइन हो सकती है. अपार्ट फ्रॉम दैट कई बार ऐसा होता है कि आपको उस चीज की वजह से, जैसे आपका क्वार्टरली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उस चीज की वजह से आपको एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी बना है. उस चीज के लिए आपकी मानसिक तैयारी रहनी चाहिए. आफ्टर आईपीओ अभी आपने बताया 30% मैक्सिमम, 25-30% वो करते हैं. आफ्टर आईपीओ इज इट पॉसिबल कि 50% से कम भी डाइल्यूशन हो सकता है? सो कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनीज ऐसा सोचती है कि जहाँ सक्सेशन का प्रॉब्लम है, हाँ. कि जहाँ प्रमोटर्स मल्टीपल हो, उसमें से एक ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स को निकलना है, तो उस केस में ऐसा होता है कि 50% से भी कम प्रमोटर्स के पास में स्टेक रहेगा. उसमें अलाउ करती है? सेबी विल डेफिनेटली अलाउ, और मार्केट परसेप्शन उसमें चेंज हो जाता है. और हो सकता है कि मार्केट में आपकी इंप्रेशन या पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऐसा सोचे कि प्रमोटर्स को अपनी खुद की कंपनी में इंटरेस्ट ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो उसको नेगेटिवली देख सकते. सर ऐसा भी हो सकता है ना कि 50% से कम हुआ तो थर्ड पार्टी आके वो क्लेम कर सकती है? ऐसा हुआ है सर?
बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ये पास्ट में हो चुका है। मैं आपको पब्लिक डोमेन में है इसलिए वो इंफॉर्मेशन साझा करना चाहूँगा सभी लोगों से। लार्सन एंड टुब्रो का नाम तो आपने सुना हाँ होगा। सर। Few years back, even Reliance tried to acquire the Larsen and Toubro. Can you believe? ओह, That is what has happened in the past. So Larsen and Toubro का Surprising. एक major stake Reliance ने acquire करने का कोशिश की, but then finally, because there is a institutional investor, bank, LIC, foreign institutional investor. So this is a very classical example that this company is being managed. There is no promoter. आप अगर L&T के शेयरहोल्डिंग पैटर्न। शेयरहोल्डिंग पैटर्न में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कोई प्रमोटर नहीं। ओह, दिस कंपनी इज टोटली रन बाय प्रोफेशनल, सो इट इज पॉसिबल, इट इज ओके, पॉसिबल कि आपके कोई प्रमोटर नहीं है और आपका एक्चुअली कोई कंट्रोल ही नहीं। Very interesting. स्टिल द कंपनी इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर। आप देखेंगे उस फॉर्च्यून 500 कंपनी। और वो निफ्टी 50 में भी है और BSE में भी। जब से वो कंपनी है तब से वो बनी हुई है। प्रमोटर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। प्रमोटर को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी के परफॉर्मेंस से पूरा मार्केट ड्राइव। सर बड़ौदा में एक कंपनी है, मैं नाम तो ओपनली नहीं बता सकता, उनको भी एक्वायर करने का ट्राई किया था। हमारा क्लाइंट ही है, बॉम्बे बेस्ड, उनका 27% इक्विटी तक नीचे चला गया था। तो सम ऑफ द इन्वेस्टर फ्रॉम बॉम्बे दे आर ट्राइंग टू एक्वायर, बट समहाउ आपने बताया जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर LIC है, उसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा भी चांसेस है। बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में, बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें इस तरीके से अनसक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि बाकी के सारे आपके जितने जनरल पब्लिक है वो सारे मिला के अगर आपको 50% से ज्यादा बेच देती है तब जाके आप उस कंपनी के प्रमोटर्स को। सो बेसिकली दिस इज नोन एज एग्रेसिव टेकओवर। ओके, So takeover bids are not very much encouraged by the SEBI and also by the government. सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर वैल्यूएशन कैसे डिफाइन करते हैं कंपनी का। मेरा टर्नओवर 20 करोड़ है, 50 करोड़ है, कभी कभी क्या होता है 100 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन तो कम रहता है और 20 करोड़ टर्नओवर का कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा रहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि मैं एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी हूँ, ओह, तो मुझे Yes, sir, yes, sir. वैल्यूएशन की इंट्रिकसीज भी मालूम है। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में काफी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पहले फाइनेंशियल एंगल की हम बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन, मतलब आपका रेवेन्यू कितना है। यस सर। फिर कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, एबिटा मार्जिन कितना है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितने परसेंटेज है, कंपनी के कैश फ्लो कितना है, कंपनी किस टाइप के बिजनेस में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, कंपनी कितने स्टेट्स में अपने आप में जोग्राफिकली लोकेटेड है, कंपनी का एक्सपोर्ट कितना है, कंपनी की प्रोडक्ट डिपेंडेंसी कितनी है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, कंपनी के कस्टमर कौन है, कंपनी के सप्लायर्स कौन है, कंपनी की कोई ऐसी एक प्रोडक्ट है कि जो एक्चुअली मार्केट में मोनोपोली है। ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के बनती है। पर अगर आप मेरे से मोटा माटी पूछे कि किस तरीके से वैल्यू डिराइव होती है तो मैं उसके लिए 3 मेजर फैक्टर बताऊंगा। ओके, एक जो सभी लोगों को मालूम है, प्राइस अर्निंग रेशियो। यस सर। सो बेसिकली आपका प्रॉफिट टू इक्विटी कैपिटल, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, वो एक फैक्टर आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड फैक्टर इज बेसिकली कि कंपनी का प्रोडक्ट, वेदर यू आर इन द ग्रोइंग मार्केट, वेदर योर प्रोडक्ट इज डाइंग, एट व्हाट प्रोडक्ट साइकिल लाइफ you are in the business, that is the second. The third and the most important part is the promoter. ओके, अगर प्रमोटर अच्छे हैं, उनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है, उनकी इंटीग्रिटी अच्छी है, तो उस कंपनी को डेफिनेटली हायर प्रीमियम मिलता है। अगर एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर देखेंगे तो निफ्टी 50 या यस सर, BSE में प्राइस अर्निंग रेशियो would range anywhere between 15 times Okay. multiple प्रॉफिट। to 40 to 50 times multiple. This is a broad price range. तो आप समझ सकते हैं कि एक Okay. कंपनी निफ्टी 50 वाली है वो 15 के मल्टीपल में भी ऑपरेट हो रही है और दूसरी कंपनी 50 के मल्टीपल में भी सर अभी कोई बैलेंस शीट रीड करते हैं तो हमें 500 मल्टीपल, 1000 मल्टीपल भी दिखता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक आर्टिफिशियल है, वो एक Okay. गुब्बारा है गुब्बारा और वो कभी भी फूट सकता है। और उस कंपनी की वैल्यू किसी की भी आप मान के चलिए, क्योंकि इतना हाई ग्रोथ लाना इम्पॉसिबल। किसी भी कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं। सर अभी इंडिया ग्रोथ स्टोरीज सबको पता है,
तो अभी इंडिया का सर इन टर्म्स ऑफ चाइना एंड अमेरिका फ्यूचर ग्रोथ कैसा है सर? चाइना इज ट्रेडिंग एट 5 टाइम्स और यूएस इज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स ऑफ इंडियन. So basically, Capital अगर आप market. मेरे से पूछे तो India is very rightly poised for the growth, and I have a complete conviction on the story of the India. Not that only I am Indian, but because of the reason there are multiple factors. आप देखेंगे तो in spite of अभी जो एक माहौल बना हुआ है ट्रम्प की टैरिफ की Yes, वजह से, sir. फिर भी इंडियन मार्केट बाकी के Stable. वर्ल्ड मार्केट की कंपैरिजन में कम फॉल हुआ है. वो एक बताता है कि हमारे मार्केट में काफी डेप्थ है. दूसरी एक चीज है, मैं दर्शक मित्रों को भी कहना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने से कंटिन्यूअसली FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हर रोज बाय कर रहा है, NSE और BSE में सेल कर रहा है. सेल कर रहा है. पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास में इतनी लिक्विडिटी है कि वो हर रोज बाय करके मार्केट एक्चुअली अपने एक रेंज में बना हुआ है. इंटरेस्टिंग सर, इंटरेस्टिंग. तो हमें चाइना से डरने की जरूरत नहीं है या US से डरने की जरूरत नहीं है, पर हमारे बिजनेस रिलेशन उनसे अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ईच कंट्री वी रिक्वायर फॉर आवर सपोर्ट, फॉर द सप्लाई, फॉर द कस्टमर, फॉर द एक्सपोर्ट, फॉर द इंपोर्ट. देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन व्हिच वी हैव अ डिपेंडेंसी ऑन द चाइना. US इज अ बिग मार्केट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमें दोनों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी. कई बार मेरा तो ऐसा मानना है कि हमें ऐसा भी रहना चाहिए कि अगर चाइना ग्रो हो रहा है, US ग्रो हो रहा है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारा मार्केट इतना बड़ा होता जाएगा. सो आई पर्सनली फील कि किसी कॉम्पिटिटर के आगे बढ़ने से हमें कहीं भी ऐसा फियर नहीं होना चाहिए कि हम पीछे हैं. हमारी स्पीड और लोगों से ज़्यादा है. और मैं इस गवर्नमेंट की जो एक वो कह रहे हैं कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो जाएगा, तो डेवलप नेशन में एक क्राइटेरिया कैपिटल मार्केट भी है, और उसके लिए IPO जरूरी है, उसके लिए लिस्टिंग जरूरी है, उसके लिए सारे बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर स्किल के साथ में अपनी कंपनी को एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे मार्केट, अच्छे वैल्यूएशन पर प्रेजेंट कर सकते हैं. हमने सर IPO के बेनिफिट तो आपने बताया कि उसका लिक्विडिटी भी हम बाहर से ला सकते हैं, तो उसके साथ रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? सो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि IPO में प्रॉस एंड कॉन्स दोनों रहते हैं. IPO का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपनी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, आप अपनी कंपनी में ब्रांडिंग और टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप अपनी एक राइट वैल्यूएशन कर सकते हैं, आप कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ाने से आपका एक्चुअली बोरोइंग पावर बढ़ता है, आप मार्केट में फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए पैसे रेज कर सकते हैं. आपको अगर कोई रिसर्च या डेवलपमेंट कंपनी में करना है तो वो आप कर सकते हैं. तो सामने रिस्क भी रहता है. आपको मालूम है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं. यस सर. सो बेसिकली दूसरा पहलू ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको परफॉर्मेंस देना पड़ता है. अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे तो लोग सोचेंगे ये कंपनी अच्छी नहीं है, आपकी वैल्यू धड़ाम से गिर जाएगी. अगर आप एक्चुअली कंपनी में एज ए प्रमोटर कहीं भी कन्विक्ट हो जाएंगे, क्लासिकल एग्जाम्पल पास्ट में हुए हैं कि जहाँ प्रमोटर्स को अरेस्ट कर लिया गया हो, या कंपनी में इनकम टैक्स, ED या किसी का सर्च सर्वे हो गया हो, तो उस कंपनी की वैल्यू भी डाउन गिर होती है. सकती है. अगर आपने कोई ऐसा बिजनेस डाइवर्सिफाई किया कि जहां प्रोडक्ट के साथ साथ में आपकी खुद की कंपनी में मल्टीपल लोगों का इन्वेस्टमेंट है, कि वैसे लोग कि जहां रिस्क ज्यादा है और रिटर्न कम है, या रिटर्न कम आया, तो वैसी सारी कंपनीज फिर वो क्लोजर के लिए चली जाए. मेरा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टर है उनके लिए भी, और जो प्रमोटर्स या ओनर्स है उनके लिए भी, IPO इज नॉट लाइक कि आपको एक थाली सजा के दे दी गई है, लोग पैसे देते जाएंगे और आपको पैसे लेते जाना है. ऐसा माहौल प्रमोटर्स को भी नहीं सोचना चाहिए, और जो इन्वेस्टर है उनके लिए मैं खास ये कहना चाहूँगा कि इक्विटी मार्केट ऐसा मार्केट नहीं है कि आप आज डालोगे दूसरे दिन डबल हो जाएगा, तीसरे दिन ट्रिपल हो जाएगा. हर आदमी को ऐसा मान के चलना चाहिए कि इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी मार्केट में करते हैं, आप प्रमोटर्स अच्छे पसंद करते हैं, आप कंपनी अच्छी पसंद करते हैं, आप उसके प्रोडक्ट को अच्छा पसंद करते हैं, और एक राइट प्राइस में आप एंटर होते हैं, तो आपके लिए भी वैल्यू क्रिएशन ऑटोमेटिकली. सर मेरा भी खुद का कंपनी है, तो ऐसा कुछ डिफाइन है कि कौन सी कंपनी का IPO हम ला सकते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सेबी ने कहीं भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला है. रिसेंट पास्ट में एक ऐसी कंपनी का भी IPO आया जिसे काफी हो हल्ला हुआ मीडिया में. दिल्ली वाली का. मतलब
पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मुझे कोई कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क नहीं है। तो दिल्ली में एक ऑटोमोबाइल डीलर ने आईपीओ लाया, उसकी वजह से काफ़ी हो हल्ला हुआ। पर सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, इफ यू आस्क मी, इज राइट ऑल्सो। अल्टीमेटली सेबी का काम ये है कि वो लोग जो डिस्क्लोज कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। अगर मान के चलो कि उस कंपनी ने ऑटोमोबाइल डीलर है और आपको अगर ऐसा बता दिया है कि हम आईटी कंपनी है, तो वो शायद गलत हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक कंसल्टेंट है, इवन एक एचआर कंपनी है, उसका भी अभी आईपीओ आया और काफी अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप प्रोडक्ट रन कर रहे हो, आप टेक कंपनी हो, आप स्टार्टअप हो, आप इंजीनियरिंग कंपनी हो, आप फूड डिलीवरी या डिलीवरी कंपनीज हो, प्योरली इवन हर कंपनी के लिए फार्मर है, फर्टिलाइजर कंपनी है, दे कैन आल्सो अप्लाई। यस, तो सभी के लिए स्कोप है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज ए दिस वी कॉल दैट इज ए फेयर प्ले, कि हर एक को मौका है। और इन्वेस्टर को तो भैया अवेयर रहना है कि मैं इस कंपनी में डाल रहा हूँ, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी के प्रमोटर्स क्या है, उनको फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, वो सोच समझ कर डालना चाहिए। आपको मालूम है वो एडवर्टाइज में सोचो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। सर अभी तो कंपलसरी अंडरराइटिंग एसएमई में तो कंपलसरी 100% हो गया है। तो सर कोई भी कंपनी तो छोटे एसएमई में प्लेटफॉर्म में जाएगी, उनका 100% अंडरराइटिंग तो होने ही वाला है। तो उसमें रिस्क बढ़ सकता है इन्वेस्टर का। मेरा ऐसा मानना है कि 100% अंडरराइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें सब्सक्राइब कर दें। 100% अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि सेबी चाहती है कि जो भी ओनर प्रमोटर अपने आप में एक पब्लिक में जाता है, तो उसको सब्सक्रिप्शन के लिए उसके जो बिजनेस प्लान है वो फुलफिल हो जाए, इसलिए वो अंडरराइटिंग करवाती है। पर जो इन्वेस्टर है उसको ये नहीं सोच रहा है कि अंडरराइटिंग तो है ही, अगर मैं नहीं सब्सक्राइब करूंगा तो वो लोग करेंगे, उस बेसिस से सब्सक्रिप्शन नहीं होना चाहिए। अंडरराइटिंग इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। जो मेजर कॉस्ट है, जो मैं आपको बता रहा था, 6% से 10%, 15%, 20%, वो अंडरराइटिंग और फंडरेजिंग की मेजर कॉस्ट है। सर ये अंडरराइटिंग कंपलसरी है? As per the requirement of the SEBI and stock exchange, underwriting is mandatory. और एसएमई में सर 100% SME आप कम underwriting mandatory है, एक्चुअली उसके बिना आप मार्केट में फॉर एग्जांपल रिलायंस टाटा ग्रुप है, तो उनको तो सर अंडरराइटिंग का जरूरत ही नहीं है। बेसिकली इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट SEBI has made it mandatory कि आपको अंडरराइटिंग के साथ में जाना चाहिए। वहाँ वो लोग कम कमीशन, कम ब्रोकरेज कर सकते चार्ज करेंगे, पर अंडरराइटिंग इज मैंडेटरी। सर अभी कोई आपने अभी तक आपके लाइफ में ऐसा केस देखा है कि डीआरएचपी आपने फाइल कर दिया है, उसके बाद विड्रॉ करना है, तो कर सकते हैं सर? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। हमने लास्ट ईयर एक क्लाइंट का आईपीओ एडवाइजरी हम कर रहे थे, उस कंपनी का डीआरएचपी फाइल हो गया। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका टर्नओवर करीब 300-350 करोड़ का टर्नओवर था। उस कंपनी का डीआरएचपी में क्वेरीज आई, मेन बोर्ड कर दिया, मेन बोर्ड पे जाने वाले थे वो। इश्यू साइज करीब 550 करोड़ की इश्यू साइज थी। कंपनी के मर्चेंट बैंकर भी काफी बढ़िया थे, वन ऑफ द टॉप मर्चेंट बैंकर्स ऑफ द इंडिया। फिर ऐसा हुआ कि कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके सामने कोई एक लीगल केस हो गया। उनकी जो फैक्ट्रीज थी वहाँ जीपीसीबी, गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सील कर दिया, तो कंपनी का एक पूरा प्लांट बंद हो गया। मेन प्रमोटर्स के अरेस्ट होने से उन्होंने खुद ने ही सोचा, वो टेक्निकल ग्राउंड था, प्रमोटर्स ने खुद ने सोचा कि भले ही हमें आरएचपी मिल गया, उनको आरएचपी मिल गया, ओह इंटरेस्टिंग, उनको पूरा आरएचपी मिल गया था, 1 साल की वैलिडिटी थी, फिर भी उन्होंने वो आरएचपी विड्रॉ की, अपने आप में विड्रॉ की। देखिए प्रमोटर्स के पास में दोनों ऑप्शन है, या तो आरएचपी विड्रॉ होने दे, विड्रॉ कर ले, या आरएचपी का 1 साल का पीरियड होता है, वो अगर खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाता है, मतलब फिर आपके लिए वापस से नए सिरे से आपको प्रोसेस करना। इंटरेस्टिंग सर। अभी ये अमेरिका चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आईपीओ फाइल करना सही रहेगा, डीआरएचपी आरएचपी, या वेट करना चाहिए? मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा। मैंने आपको सक्सेसफुल ईयर की भी बात कही कि 2024 का एक साल ऐसा था कि इंडियन आईपीओ, not Indian IPO history of the world, the India was highest with the number 1 position so far as number is concerned. Value में naturally अमेरिका ज़्यादा रहता है, पर number of IPOs were more than 300.
आपकी मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, पूरे मार्च में कोई भी आईपीओ इंडिया में नहीं आया, जीरो। ओह इंटरेस्टिंग। नो न्यू आईपीओ लॉन्च। सारे आईपीओ अपने एक मैंडेट लेकर बैठे हैं। आज तक, आज की डेट में जब ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज की डेट में अप्रैल महीने में भी कोई आईपीओ लॉन्च नहीं होता है। फ्रेंड्स, मान के चलिए कि आईपीओ का एक राइट टाइम नहीं होता है। आप टाइम नहीं कर सकते आईपीओ। हम ऐसा कहते हैं कि आप टाइम नहीं कर सकते, आप पूरी अपनी एक प्रिपेयरनेस करिए। इसीलिए सेबी आपको जो मैंडेट देता है वो 1 साल का देता है। ओके। कि आपको अगर लगता है कि अभी मार्केट सही नहीं है तो आप होल्ड कर उस पर बैठ सकते हैं। तो देयर इज नो नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप अपना एक आरएचपी लेकर बैठिए और आप अपना फिर जैसे ही मार्केट इंप्रूव होगा, फ्रेंड्स मान के चलिए, ये मेरा मानना है, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन द प्रेडिक्टिंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो डिक्लाइन का फिनोमिना है, ट्रम्प ने टैरिफ वॉर जो शुरू किया है, वो एक टेम्पररी है। मार्केट वापस से रिबाउंस होगा, वापस से आईपीओ आएंगे, वापस से मौसम आएगा। हर चीज का एक टाइम है। ये थोड़ा सा पीरियड क्रूशियल चल रहा है, तो हमें उस पीरियड में संभल के चलना है। मेरा प्रमोटर्स को भी कहना है कि जो सारे प्रमोटर्स हैं जो अपना एक मैंडेट लेकर बैठे हैं, वो उन्होंने भी वाइज स्टेप लिया है और इन्वेस्टर इज आल्सो सिटिंग टाइट ऑन देयर कैश, सो व्हिच इज ए राइट डिसीजन बाय। सर एमएनसी कंपनी, कितनी एमएनसी कंपनी इंडिया में आईपीओ अभी तक लाई, आपको कुछ आइडिया है, और उनको लाना चाहिए कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिसनर्स को बताऊं तो उनको शायद आश्चर्य होगा कि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। रिसेंट पास्ट में हुंडई, which is a Yes sir, multinational company MNC. which has launched a very successful IPO. From that side, अभी मार्केट में डेफिनेटली डिस्काउंट चल रहा है आईपीओ प्राइस के सामने। बट पास्ट का अगर आप एग्जांपल मेरे से पूछे तो सक्सेसफुल कंपनी लाइक सुज़लोन, मारुति, यस सर। तो अपने आप में सब्सिडियरी है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये कंपनी जापानीज कंपनी है। उनकी वहां की मार्केट कैप के कंपैरिजन में इंडिया की मार्केट कैप इज मोर देन 5 टाइम्स। ओह सरप्राइजिंग। ऐसा होता है कि बेटा है वो बाप से आगे बढ़ जाता है। ओके। ऐसे केसेस भी इंडियन हिस्ट्री में हुए। यू हैव ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ए हिंदुस्तान लीवर। यू कैन टेक नंबर ऑफ एग्जांपल्स where successfully lot of companies have raised their fund in the Indian market, though they are multinational and they are very successful in India. लिस्टिंग के अपने खूब फायदे हैं। आईपीओ हर कंपनी एक चाहेगी कि उनकी एक विजिबिलिटी के लिए एक अच्छे इन्वेस्टर्स अगर वो चाहती है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर चाहती है, तो उसके लिए तो भैया आईपीओ आपको करना पड़ेगा। लुकिंग टू द इंडियन इकोनॉमी, आप इंडिया के मार्केट को कहाँ देखते हैं अप टू 2050? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में अगर हम ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को अगर हटा दें तो इंडियन कैपिटल मार्केट इज गोइंग टू ग्रो बियॉन्ड 15%। दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील ईयर ऑन ईयर। वंडरफुल। आई एम टॉकिंग सीएजीआर। और हमारे वहाँ हमारा खुद का कैप्टिव कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी अच्छा बहुत है। अच्छा। We have a successful track record of the lot of companies which are working on a very good scale. तो स्केल का भी एक एडवांटेज है इंडिया को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप टेम्पररी माहौल को छोड़ दें तो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर द इंडिया। मोदी है तो मुमकिन है। मैं भी ऐसा कहना चाहूँगा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में एक अपना विगर है। वो लोग एक रिस्क एपेटाइट भी है उनके पास में। और हम दुनिया में जाने जाते हैं कि हम लोगों को आईटी भी सिखा सकते हैं, हम लोगों को प्रोडक्ट डिलीवरी भी सिखा सकते हैं, हम लोगों को बिजनेस भी सिखा सकते हैं। सो वी हैव ए राइट मिक्स ऑफ एवरीथिंग। टैलेंट है, लोग हैं इतने काम करने वाले, तो हर चीज़ें पॉजिटिव है और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव वर्क करना चाहती है। तो राइटली सो जो आपने बताया कि डबल इंजन सरकार, अच्छा है। बहुत सारी सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, तो ऐसा कुछ है सर कि आईपीओ के अंदर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है एसएमई या मेन बोर्ड में? डायरेक्ट आईपीओ में गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी बट अब पैसा एक्सपांड करते हो तो उसमें अब मिल सकता है। डायरेक्ट आईपीओ में कोई सब्सिडी नहीं है, पर अगर आप देखा चाहे तो एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर अपने आप में एक सब्सिडी से ज्यादा होता है जो है इंडिया में। एक राइट टाइप ऑफ द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, राइट टाइप ऑफ द रेगुलरिटी,
रेगुलेटर्स आर देयर कि जो एक प्रोएक्टिवली बैक चेक एंड बैलेंसेस भी बना रखते हैं। पर हाँ, अगर आप अपने तरीके से कोई एक पर्टिकुलर स्टेट में हो या तो आप कोई प्रोडक्ट में ऐसे हो तो गवर्नमेंट वो सब्सिडी देती है जिसका आईपीओ से कोई कनेक्शन नहीं। सर इंडिया में गुजरात इज़ मोस्ट सक्सेसफुल स्टेट, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अभी क्या हुआ सर, यूपी साइड भी बहुत सारी कंपनियां ग्रो होने लगी है, तो इज देयर एनी चांस कि दूसरे स्टेट भी गुजरात या महाराष्ट्र को टक्कर दे पाए? मुझे ऐसा लग रहा है कि विदाउट बिकमिंग नेगेटिव, गुजराती एंटरप्रेन्योर्स या जो बॉम्बे को एक अपन फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, वहाँ नेचुरल कंसंट्रेशन है। पर अभी जिस तरीके से आपने बहुत ही राइटली कहा कि बाकी सब स्टेट्स है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ से भी काफी कंपनी, काफी अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर उठ के आ रहे हैं। मेरे पास अभी रेडी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता, बट स्टिल हाईएस्ट नंबर ऑफ द इन्वेस्टर्स आर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। हाईएस्ट नंबर ऑफ द कंपनी गोइंग फॉर लिस्टिंग इज स्टिल हाईएस्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। ગુજરાતના બ્લડમાં જ બિઝનેસ છે। तो ऐसा कहते हैं कि गुजरातीज आर बॉर्न बिजनेसमैन, तो वो एक मुझे सही भी लगती है। और वो एक कहावत है कि भाई हर गुजराती बच्चा पैदा होते ही एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर ब्लड के साथ में आता है। सर ऐसा कभी आपने सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई प्रैक्टिसिंग फर्म आईपीओ ला सकती है, ऐसा प्रोविज़न है क्या? अभी तो प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो हमारे इंस्टीट्यूट है वो हमें जो रेगुलेट करते हैं, उन्होंने अभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अप्रूव वाली फर्म को अलाउ किया है टू प्रैक्टिस। बट जिस तरीके से रिसेंट पास्ट में एचआर कंसल्टिंग फर्म का आईपीओ आया, उस तरीके से मैं ऐसा कहूंगा कि जो कैपिटल मार्केट एडवाइजर है वो तो काफी टाइम से आईपीओ में लिस्टेड एंटिटीज बहुत सारी है, और वहां भी काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट उस बिजनेस को रन करने हैं। मुझे यहाँ एडवर्टाइज नहीं करनी, नहीं तो मैं आपको बताता कि जो सारे सक्सेसफुल, सारे नहीं कहूँगा, बहुत सारे या मेजॉरिटी ऑफ देम आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म रन कर रहे हैं which are listed on the stock exchange. So हमारा as a professional indirect contribution in the form of a listing रहता ही है। और एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी का बहुत ही क्रूशियल रोल है टू मेक एनी कंपनी सक्सेसफुल है। सर आईपीओ का जो रेट होता है वो इनिशियल 10 रुपीज़ पेड अप कैपिटल, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका शेयर 10 रुपए का ही हो। कंपनीज अपने शेयर 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वाले शेयर्स भी करती है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेबी एंड द स्टॉक एक्सचेंज, दे हैव सेड दैट अप टू 1 रुपी शेयर यू कैन हैव ए डिनोमिनेशन। सो आप कई कंपनीज के मार्केट के रेट देखेंगे तो वो सब डिवीजन हम उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, वो करके वो अपना एक आईपीओ लॉन्च कर सकती है। आईपीओ कोई कंपनी का फॉर हुंडई है, उसका एक्स प्राइस चल रहा है, वो सर कहाँ तक जा सकता है? ऐसा कुछ लिमिट बांधा है? जनरली स्टॉक एक्सचेंज में एक ऐसा रूल रहता है कि जो कंपनीज होती है उनके डेली इंक्रीज और डिक्रीज के लिए सर्किट ब्रेकर्स, सो विच इज ए वेरी गुड मैकेनिज्म कि एक शेयर 20% से नीचे फॉल जैसे ही होता है तो उसमें वो लोग ट्रेडिंग रोक देते हैं ताकि कंपनी को और जनरल पब्लिक को उससे ज्यादा नुकसान नहीं हो। और ये वर्ल्ड ओवर है, बड़े शेयर के लिए सर्किट ब्रेकर्स आर लोअर, छोटे शेयर के लिए सर्किट ब्रेकर्स आर हायर। सो लाइक छोटे शेयर से जो मिड साइज की कंपनी है उनके लिए 20% तक का फॉल और राइज अलाउड होता है। सो बेसिकली इट वर्क्स ऑटोमेटिकली एज अ सेफ्टी नेट। कोई कंपनी का प्राइस सर आपने कभी देखा है कि 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो? कुछ इंडिया में ऐसी कंपनीज है कि जो काफी सक्सेसफुल है। आपने शायद नाम सुना होगा डनलॉप टायर्स, यस सर, एमआरएफ टायर्स, उस कंपनी का शेयर का भाव 1 लाख। ओ पर कई बार ये ऐसी सारी कंपनीज है कैसा वो बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स होता है कि जो वो डिनोमिनेशन होता है वो उनको 1 लाख तक का वो रखना पड़ता है, हाँ, क्योंकि एक शेयर का कंपनी विल हैव 200, 500, 1000, 2000, 5000, पर इस कंपनी का एक शेयर का भाव 1 लाख। सो देयर आर कंपनीज व्हिच आर रनिंग ए हाई वैल्यू। छोटे इन्वेस्टर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर पाते, लेकिन उनका शायद म्यूचुअल फंड के थ्रू वो शेयर उनके पोर्टफोलियो में आ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं तो ऐसा मानता हूँ
कि जो छोटे और मिड साइज इन्वेस्टर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको इक्विटी मार्केट में डायरेक्ट एंट्री की जगह आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते प्योर हैं। इक्विटी फंड में आप लार्ज कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत अपने आप में वैरायटीज रहती है, तो आप उसके थ्रू अपना इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। सर अभी बहुत सारे सेकंड जनरेशन इन्वेस्टर भी आ चुके हैं और प्रमोटर भी आ चुके हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव। मेरा ऐसा मानना है कि प्रमोटरों को एक ये मान के चलना चाहिए पहला कि ये पब्लिक का पैसा है, दे हैव टू बी मोर केयरफुल। सेकंड पॉइंट इज दैट कि उनको अपना प्रोडक्ट अपने बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स। थर्ड चीज़ ऐसी है कि अगर आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आपके ऑडिटर्स, आपके एडवाइजर्स अगर आपको राइट गाइड करते हैं तो उस पॉइंट पर चलना चाहिए। आईपीओ अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो डबल एजेड स्वॉर्ड है, तो आपको बहुत ही केयरफुली उसको यूज़ करना है। अगर आप जो पब्लिक का पैसा आता है उसको आप राइटफुली यूज़ करेंगे तो आप ना कि पब्लिक के लिए पर अपने खुद के लिए भी एक राइट वैल्यूएशन क्रिएट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर देश के लिए दुनिया के लिए बन सकते हैं। उसमें मुझे कोई शक नहीं। सर एक आखिरी क्वेश्चन, सर कौन कौन सी सिक्योरिटी आप आईपीओ थ्रू ला सकते हैं और आईपीओ के बाद भी ला सकते हैं? So generally, most of the time people are going for the equity or the IPO, पर ये वापस से मैं आपको बताना चाहूँगा आप प्रेफरेंस शेयर भी आईपीओ के थ्रू ला सकते हैं, आप कन्वर्टिबल बॉन्ड्स भी ला सकते हैं। यस सर। आप नॉन वोटिंग शेयर्स, पास्ट में टाटा ने एक अच्छा वो किया कि नॉन वोटिंग शेयर्स भी आप ओके। आईपीओ के थ्रू ला सकते हैं, बट ऑल दिस रिक्वायर्स एन एडिशनल अंडरस्टैंडिंग एंड वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। यस सर, देयर आर सो मच वारंट है, राइट इशू है, एवरीथिंग। वारंट्स भी, इक्विटी वारंट्स जो बाद में कन्वर्ट होते हैं इक्विटी में, वो भी आप आईपीओ आने के बाद देयर आर सो मेनी चांस कंपनी कैन रेज द फंड इन डिफरेंट वे। सो बेसिकली आईपीओ को हम जो बोलते हैं ना कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, फिर आप बाद में वापस से न्यू पब्लिक ऑफर भी ला सकते हैं, आप एडिशनल राइट भी कर सकते हैं, आप फ्रेश पब्लिक ऑफर भी ला सकते हैं, एफपीओ कहते हैं। आप फ्यूचर में एक्सपेंशन वापस से 2-3-4 साल के बाद में आपको जरूरत होती है, तो आईपीओ इज अ स्टार्टिंग। ओके। आईपीओ मतलब पहली बार आप अच्छा initial। परफॉर्म करते हो तो और आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो लोग भी आपको पैसे देंगे। बराबर है सर। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस एपिसोड्स, और हमारे ऑडियंस को आपने पूरी डिटेल में A to Z समझा दिया कि आईपीओ क्या होता है, और बहुत ही अच्छी बात कही कि इंडिया इज़ ग्रोइंग, इज़ अ डबल इंजन सरकार और 15% CAGR पे डेवलप होगी। सो थैंक यू सर सो मच, एंड वी आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर एपिसोड। हम ऐसी बात करते रहेंगे। व्यूअर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि जागरूक रहिए, कोशिश ये करिए कि आप एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर के तौर पे डालिए, टिप में मत रहिए। प्रमोटर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छा इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में आपको आईपीओ में आना है, और अपने इन्वेस्टर्स को आप ऐसा मान के चलिए कि दे आर योर बिजनेस पार्टनर्स। दैट इज इट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एंड ऑल द लिसनर्स।